हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूँ आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने कंसाइनमेंट पढ़ाना आपको चालू कर दिए है और हमने कंसाइनमेंट का मतलब भी समझ चुके हैं और कंसाइनमेंट में यूज होने वाले पूरे टर्म्स को भी समझ सके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, आप में से किसी बच्चे ने तो वो वीडियो आप देख सकते हो। वहां पर हमने कंसाइनमेंट के मीनिंग वगैरह के बारे में आपको पूरी जानकारी ऑलरेडी दी है। और विजन अकेडमी जो है वो आपको ये सब फ्री नोट्स अवेलेबल करवा देता है और आपको इनसे अगर वीडियो चाहिए सीक्वेंस वाइज तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हो, अगर पर्टिकुलर किसी ऐप में देखना चाहते हो तो। क्लियर है बात? तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, नोट्स वगैरह के लिए आप ऐप में चले जाइए। सो आज हम क्या बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट में, तो आप सब लोग जानते हो कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे किस टॉपिक के बारे में। जल्दी से बताएगा कोई बच्चा, कोई है ऐसा होशियार बच्चा जो हमें बता देगा कि हमें किस टॉपिक के बारे में बात करना है। तो आज हमें बात करना है, हमें कंसाइनमेंट के एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में और कमीशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं कि कंसाइनमेंट के एडवांटेज क्या है। क्या चालू करते हैं सबसे पहले, कंसाइनमेंट का एडवांटेज क्या है। अगर मैं कंसाइनमेंट चालू करूं उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप हमारा क्वेश्चन मत भूलिए। क्या क्वेश्चन नहीं भूलिए? क्या नहीं भूलेंगे हम? तो आप ये मत भूले कि राम को मत भूलो। आप किसको मत भूलो? सबसे पहली बात तो राम जी को मत भूलो। आप भगवान राम को भूल रहे तो ऐसे कैसे चलेगा, इसलिए राम जी को याद रखिए। तो हमारे एग्जाम्पल में राम नाम के एक व्यक्ति है और एक श्याम नाम के एक व्यक्ति है। ठीक है, दो व्यक्ति है, एक है राम और एक है श्याम। तो जो राम नाम के व्यक्ति है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हमारे नागपुर के रहने वाले हैं। और ये जो श्याम नाम के व्यक्ति है वो हमारे कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर के रहने वाले हैं। सामान कौन बेचता है? तो राम जी बेचते हैं श्याम जी को। तो ये जो भेजे है इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कंसाइनर कहा जाता है। और इन्होंने सामान को मार्केट में बेचने के लिए तय किया है इसलिए इन्हें कंसाइनी कहा जाता है। तो कंसाइनर के लिए क्या करते हैं? सामान को बेचते हैं। क्लियर है बात? और बदले में इनको क्या मिलता है? मार्केट में सामान बेचते हैं बदले में, इसलिए इनको कमीशन मिलता है बदले में। क्लियर है बात? इतनी इतनी बातें आप याद रखेंगे जब भी मैं पढ़ाऊंगा, हमेशा, जब तक मैं टॉपिक चालू करता हूँ रखता हूँ। चलो, पहला एडवांटेज क्या है? इंक्रीज इन द बिजनेस एक्सपोजर। मतलब बिजनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो राम जी का बिजनेस कहा था नागपुर में था, तो इनका बिजनेस अब कहाँ पे आ गया? रायपुर में आ गया। तो इससे ये चीज होता है कि बिजनेस का एक्सपोजर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कंसाइनमेंट से सेल बढ़ जाता है और उसकी वजह से इंक्रीज इन द बिजनेस एक्सपोजर। क्योंकि सामान पहले नागपुर में बिक रहा था, अभी रायपुर में भी बिक रहा है, तो सेल बढ़ गया। और जब सेल बढ़ गया तो आपका क्या होता है? बिजनेस का एक्सपोजर भी बढ़ जाता है, आपका बिजनेस भी बढ़ जाता है। और ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। इसमें आपको कोई ज्यादा खर्चा लगता नहीं है और आप आराम से अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो? एक्सपांड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। दूसरा जो फायदा होता है लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट। अब लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आप इन्वेंट्री कॉस्ट समझो। तो जो सामान बिकता नहीं, जो स्टॉक में होता है अपने पास सामान, जो गुड्स बिकी नहीं है, जो स्टॉक में रहती है, तो इस स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। इस मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है। इस मेंटेनेंस के कॉस्ट को, जो मेंटेनेंस की क्या है? कॉस्ट है, इसी को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री कॉस्ट कहा जाता है। तो राम इससे बच जाता है, कंसाइनर इससे बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि सामान तो इसके पास रहने वाला ही नहीं है। स्टॉक स्टॉक तो किसके पास रहेगा? शाम के पास। तो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाती है? इससे कम हो जाती है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लेस इन्वेंट्री कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट फॉर द कंसाइनर। किसके लिए कम हो जाती है? कंसाइनर के लिए वो कम हो जाती है। दूसरा है इंसेंटिव टू कंसाइनी। इंसेंटिव मिल जाता है बदले में। जैसे श्याम क्या करता है? कंसाइनी है वो, मार्केट में जाके सामान को क्या करता है? सेल करता है। इसलिए बदले में राम जो है वो श्याम को क्या दे देता है? कमीशन दे देता है। तो इंसेंटिव मिल जाता है। किसको मिल जाता है? राम को, श्याम को। कौन देता है? राम, कंसाइनर। वेन कंसाइनी सेल ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, जब सामान बेचता है कंसाइनी, किसके लिए बेचता है? कंसाइनर के लिए बेचता है। दो फॉर्मर रिसीव्स, मतलब वो, उसको क्या मिलता है? कमीशन भी मिलता है और कुछ अदर इंसेंटिव भी उसे मिलते हैं। ये बात बोला है। आगे देखेंगे तो वो है बिजनेस की ग्रोथ। अब इसमें बिजनेस की ग्रोथ क्या है? तो कंसाइनमेंट दोनों के लिए फायदे कारक है, कंसाइनर के लिए और कंसाइनी के लिए। जैसे मैंने बताया कि कंसाइनर के खर्चे खत्म कम हो जाते हैं, थोड़ी सी इन्वेंट्री कॉस्ट बच जाती है और कंसाइनी को बदले में क्या मिल जाता है? कमीशन मिल जाता है। तो ये दोनों के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। जैसे वही बात यहाँ लिखी है, कंसाइनर की गेट लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट
और कंसाइनी को विदाउट इन्वेस्टमेंट क्या कमीशन कमाने का मतलब पैसा कमाने का एक क्या मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, एक वे मिल जाता है। तो ये इससे बिजनेस ग्रोथ होता है, दोनों लोगों का फायदा हो रहा है, इसलिए दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बड़े अच्छे से काम करते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात हो गई। अब एडवांटेज के साथ इसके डिसएडवांटेज को भी देख लो आप कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो अब इसके डिसएडवांटेज में है पहला लोअर प्रॉफिट मार्जिन। देखो जो पैसा कमाया होगा राम ने, जैसे मान के चलो शाम ने सामान को बेचा 20,000 का, और 20,000 का सामान बेचने पर इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन शाम वहां से कमीशन ले लेगा, अगर शाम ने अगर 5,000 का भी कमीशन ले लिया तो कितना बचेगा, 15,000 बचेगा। कितना बचेगा, 15,000। मतलब क्या हुआ, जब हम कंसाइनमेंट में क्या हुआ, कंसाइनर ने जब कमीशन पे किया तो उसकी जो प्रॉफिट के मार्जिन थे वो क्या हो गए, कम हो गए। मतलब पहले वो 20,000 कमाने वाला था, पर कमीशन की वजह से अभी वो कितना कमा पा रहेगा, बस 15,000। तो एक इसका डिसएडवांटेज है कि कंसाइनर को अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम मिलता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाती है, थोड़े कम हो जाते हैं। फिर है नेग्लिजेंस ऑफ कंसाइनर। कभी क्या किया जाता है कि जो कंसाइनी होता है की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो एक डर रहता है, क्योंकि सामान जो है वो राम शाम के पास है, बेचना किसको है, शाम को बेचना है। अगर शाम ने अगर बोला कि सामान बिका ही नहीं, गोडाउन में रख दिया और बेचा ही नहीं, तो इसका फायदा किसको, मतलब इसका नुकसान किसको हो सकता है, राम को हो सकता है, क्योंकि इसने बेचा ही नहीं, बोलता है नहीं बेचना है। तो ये सब चीजें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर है रिस्क ऑफ गुड डैमेज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अगर सामान कंसाइनर का और प्लेस और कंसाइनी का प्लेस दूर दूर रहा, जैसे ये कंसाइनर हमारा नागपुर का है और कंसाइनी हमारा रायपुर का है, तो नागपुर से जब सामान रायपुर तक जाएगा तो हो सकता है इस रास्ते में क्या हो जाए, गुड्स के डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यही बात याद रखिए कि हाई रिस्क होता है जब गुड्स क्या होती है, कंसाइनी तक पहुंचाई जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। और ये सब चीजें देखने पड़ सकते हैं कि कोई ऐसे सामान होते हैं जो, जैसे ग्लासवेयर ले लो, ग्लासवेयर मतलब ग्लास से बनने वाले सामान को ले लो आप, तो वहां पर डैमेज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यह रिस्क ऑफ गुड डैमेज भी पाया जाता है, एक और डिसएडवांटेज है। फिर हायर चार्जेस। अब हायर चार्जेस का मतलब क्या, तो जो भी कंसाइनी होता है वो क्या करता है, हाई मेंटेनेंस चार्जेस करता है गुड्स को रखने के अपने पास। जैसे शिपिंग के कॉस्ट हो गया, कन्वीनियंस के चार्जेस हो गया, ये सब कौन बियर करता है, कंसाइनर बियर करता है। तो उसके साथ साथ मेंटेनेंस का कॉस्ट कौन देखता है, कंसाइनी देखता है। तो इससे क्या हो जाता है कि खर्चे दोनों तरफ से होने लगते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐसा है, एक खर्चा है कि जो दूर प्लेस होते हैं उसलिए वहां पर ज्यादा खर्चा लग जाता है। जैसे बोला ये दिस इज द प्लेस ऑफ द कंसाइनी एंड द कंसाइनर इज फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर वो दूर दूर हुए तो वहां पर भी लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ये सब चीजें भी यहाँ देखने को मिलती है। हाई चार्जेस होता है, रिस्क ऑफ गुड डैमेज हो जाता है, निग्लेंस करता है कौन, कंसाइनी, और लोअर प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, ये सब उसके क्या है, नुकसान है। तो बिजनेस की ग्रोथ होना, इंसेंटिव टू कंसाइनी, लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट और इंक्रीज इन बिजनेस एक्सपोजर, ये सब क्या है, इसके एडवांटेज है। क्लियर होंगे आपको ये बात, इतना मुझे लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जहां हम बात करेंगे किसके बारे में, कमीशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, कमीशन के बारे में बात करेंगे। अब कमीशन ऐसा एक टॉपिक है जो आपको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमीशन समझ गए तो समझ जाना कि आपने जो 10% इंपॉर्टेंट काम होता है, बोलते हैं ना चैप्टर का, वो आपने खत्म कर चुके हैं, ऐसा आप कंसिडर कर लेना। कितना परसेंट काम, 10% काम अपने खत्म किए होंगे, ऐसा आप कंसिडर कर लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी जितने भी हम कंसाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जहां पर आपको क्या ना मिले, वहां पर आपको ये कमीशन वर्ड देखने को ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सो ये चीज आती है, इसलिए कमीशन का पढ़ना बड़ा जरूरी है। मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं कमीशन की तरफ। तो बता, कमीशन कौन देता है बेटा, किसको देता है और कौन देता है। तो कमीशन जो देने का काम करता है वो कौन करता है, कमीशन देने का काम कौन करता है, बताओ जल्दी से आप मुझे। तो कमीशन देने का काम करता है कंसाइनर, और किसको देता है कंसाइनर कमीशन, कंसाइनी को देता है। और क्यों देता है, तो बेटा कंसाइनी क्या करता है, सामान को बेचता है। किसके लिए बेचता है सामान को, कंसाइनर के लिए बेचता है ना सामान कंसाइनी, इसलिए उसको क्या दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है। चलो, आई होप सो आप बात को समझ गए कि कमीशन क्या है, हमने आपको बताए हैं। चलो, कितने तरीके का कमीशन होता है और क्या कमीशन के बारे में बातें होती है पेपर में, वो हम बात करते हैं। देखो, 3 तरीके से कमीशन दिया जाता है। कितने तरीके का कमीशन होता है, 3 तरीके का कमीशन होता है। पहला है सिंपल कमीशन।
सिंपल कमीशन में मतलब क्या, तो हमारे राम है जो हमारे कंसाइनर है, और हमारे श्याम भाई साहब है जो कौन है, हमारे कंसाइनी है। कंसाइनी भाई साहब सामान को क्या करते हैं, मार्केट में जाके सेल करते हैं। मार्केट में जाके क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये मार्केट आ गया और यहाँ पर हमारे कंसाइनी भाई साहब आ चुके हैं, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सेल किया है। अब इन्होंने जब सेल किया तो ये बोलते हैं कि भैया, राम जी से बात करते हुए ये बोलते हैं, राम भाई साहब मैंने आपका सामान बेचा हो मार्केट में, मुझे बदले में कुछ चाहिए। तो ये बोलते हैं कि बिल्कुल चाहिए, मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, तो आपको कमीशन मिलेगा। तो आप बोलते हैं कितना चाहिए, तो ये बोलता है कि जितना मैंने सेल किया हूँ, मैंने किया हूँ 2 लाख का सेल, आप मुझे बस कितना परसेंट कमीशन दे दो, आप 5% कमीशन दे दो। ऐसा किसने बोला, श्याम भाई साहब ने बोल दिया 5%। तो इस 10,000 का 5% जो होता है वो, सॉरी 2 लाख का जो 5% होता है वो कितना होता है, 10,000। इतना कमीशन किसको मिल जाएगा, शाम को मिल जाएगा। तो इस तरीके के कमीशन को कहा जाता है सिंपल कमीशन। इस कमीशन को क्या कहा जाता है, सिंपल कमीशन। लिखा है इट इज यूजुअली फिक्स परसेंटेज। एक क्या होता है, फिक्स परसेंटेज होता है ऑन द टोटल से, जितना वो सामान बिकता है उसका। कैलकुलेट एज पर म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, जो आपस में तय करके वो अपना एक कंसाइनमेंट का एग्रीमेंट जो बनाते हैं, उसमें इसका जिक्र होता है कि कितना परसेंटेज कमीशन दिया जाएगा। तो ऐसे कमीशन को क्या कहा जाता है, सिंपल कमीशन कहा जाता है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा है हमारा ओवर राइडिंग कमीशन। अब ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए इसको। ओवर राइडिंग कमीशन का मतलब, अब मान के चलो राम भाई साहब ने श्याम जी को कहा कि मैं तुम्हें 2 लाख का सामान भेज रहा हूं, अगर तुमने इसको 3 लाख में बेचे तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा, लेकिन अगर आपने 3 लाख से ज्यादा पर बेचे तो मैं आपको और 15% का कमीशन दूंगा। और कितने परसेंट का कमीशन दूंगा, 15% का। ऐसे एक शर्त के साथ बेचे। वापस से सुनिए, राम भाई साहब ने क्या कहा श्याम भाई साहब से कि मैं आपको 2 लाख का सामान भेज रहा हूं, अगर आप उसको 3 लाख तक बेचोगे तो मैं आपको 10% दूंगा, लेकिन अगर 3 लाख के ऊपर आपने बेचे ना, तो मैं आपको कितना परसेंट कमीशन दूंगा, 15% कमीशन दूंगा। तो ये श्याम भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने श्याम भाई साहब ने पूरा सामान तो बेच दिया 4 लाख में। कितने में बेच दिया पूरा सामान, 4 लाख में। और खुशी खुशी राम भाई साहब से मिलने चले गए। बोले अब बताओ, अब बताओ राम भाई साहब, अब बताओ आप हमें कि आप मुझे कितना कमीशन दोगे। तो राम भाई साहब ने बोला कौन सी बड़ी बात है कमीशन का, पहले डिसाइड हुआ था ना। क्या डिसाइड हुआ था कि अगर आप 3 लाख बेचोगे तो उसका 10% मिलेगा। तो आपने पहले तो 3 लाख बेचे हो, क्योंकि आपने टोटल कितना किया हो, 4 लाख, तो उसमें 3 लाख तो आ ही गए। तो इसका मैं आपको कितना परसेंट दूंगा, 10%। पहला कमीशन दे देता हूं मैं आपको, सिंपल कमीशन दे देता हूं, कितना आ जाएगा, 30,000। फिर मैंने दूसरी बात क्या किया था, जैसे राम जी बोलेंगे, मैंने दूसरी बात क्या किया था, मैंने बोला था कि जितना तुम 3 लाख के ऊपर बेचोगे उसका 15%। तो 3 लाख के ऊपर कितना बेचे तुमने, आपने सेल किया हो 4 लाख का, मतलब 3 लाख से ऊपर कितना हुआ, 1 लाख हुआ। तो इस लाख का 1 लाख का कितना परसेंट दे देंगे हम आपको, 15% दे देंगे। तो इस 1 लाख का 15% निकाल लो आप, कितना होता है बता दो आप जल्दी से। तो आप लोगों को अगर आता हो तो आप मुझे बता दीजिए, 1 लाख का 15% कितना होता है, तो ये होता है 15,000। कितना होता है, 15,000। तो ये कितना कमीशन गया, 3,000, 30,000 का, और ये कितना कमीशन आ गया, 15,000 का। ऐसा टोटल मिला कि श्याम भाई साहब को जो कमीशन मिला है कितने का मिला है, 45,000 का मिला है। तो इस तरीके से कमीशन को क्या कहा जाता है, ओवर राइडिंग कमीशन। अगर कोई कंसाइनी, जो श्याम भाई साहब थे जो हमारे कंसाइनी थे, अगर कोई एक्स्ट्रा का सेल करवा देते हैं तो इनको जो पैसा मिलता है तो उसे कहा जाता है, एक्स्ट्रा के पैसे को ओवर राइडिंग कमीशन। जैसे यहाँ लिखा ही है, इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल ऑफ द गुड्स, अगर कोई कंसाइन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल करता है, बोला गया था 3 लाख में बेचना तो कमीशन दूंगा, पर इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल किया और स्पेसिफिक अमाउंट पेबल टू टू कंसाइनी इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, और इसलिए उसको इंसेंटिव दिया जाता है क्योंकि उसने ज्यादा काम किया है, और उसी कमीशन को क्या नाम दिया जाता है, ओवर राइडिंग कमीशन नाम दिया जाता है। क्लियर है आपको इतनी बात। अगर हम इसके आगे की बात करें, 1 मिनट रुक जाइएगा, जस्ट वेट, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने आपसे थोड़ा इंतजार करने को बोले। चलो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वापस चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। और हमने क्या बोले थे आपको, हमने बोले थे कि क्या होता है
जो एक्स्ट्रा का काम उसने किया है, इसलिए उनको क्या दिया गया, ओवर राइडिंग कमीशन दिया गया। और बदले में इसको क्या दिया जाता है, टोटल सेल के ऊपर ही कमीशन दिया जाता है। कभी कभी टोटल सेल के ऊपर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ओवर राइडिंग कमीशन टोटल सेल पे भी कैलकुलेट होता है कभी कभी। अभी इसने बोला नहीं था, अभी मैंने बोला एक्स्ट्रा पर, मैंने बोला था टर्म्स एंड कंडीशन कि अगर 3 लाख से ज्यादा बेचोगे तो मैं आपको 15% दूंगा करके, तो एक्स्ट्रा की बात किया था मैंने, तो ये याद रखिएगा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, नेक्स्ट कमीशन जो है वो आपका डेल क्रेडिटर कमीशन। कौन सा कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन। अब डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है, एक्चुअली डेल क्रेडायर कमीशन है, चलो कोई बात नहीं, डेल क्रेडायर कमीशन। अब एक बात समझाओ आप मुझे, क्या समझाए हम आपको, ऐसा बोलोगे आप तो मैं बोलूंगा बेटा इंतजार करो 2 मिनट। आपने कभी एक वर्ड सुनी हो क्या, डेप्स, बताओ जल्दी से, सुनी हो कि नहीं सुनी हो। सर ये वर्ड तो अकाउंटिंग की जान है, ये वर्ड तो बार बार सुनते हैं। तो ठीक है बेटा, सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं सुनाऊंगा अभी आपको। तो एक इंसान होता है क्रेडिटर, एक कौन होता है आपका, क्रेडिटर, और एक होता है डेटर। एक होता है क्रेडिटर और एक होता है आपका डेटर। एडेप्टर्स भी बुलाते हैं, जैसा आपकी इच्छा। दो लोग होते हैं। जिस व्यक्ति को पैसे देना है, जिस इंसान को पैसे देना है, जिसको पैसे देना है, वो कौन है हमारा, जिस व्यक्ति को मैं पैसे दूंगा वो मेरा क्रेडिटर। और जिस इंसान से मुझे पैसे लेना है, जिससे पैसे लेना है, वो मेरा डेप्टर, डेटर। क्लियर है बात। तो अब ये जो जो मेरा बंदा है, ये वाला बंदा जिससे मुझे पैसे लेना है, अगर ये मेरा पैसा नहीं देता है, जैसे इससे मुझे 10,000 रुपए लेने थे, कितने रुपए लेने थे, 10,000 रुपए लेने थे, और इस बंदे ने मुझे 10,000 नहीं दिए, बल्कि कितना दिया, बस 1,000 रुपए दिया। चलो 1,000 नहीं, 9,000 रुपए दिया। तो कितना नहीं दिया इस बंदे ने मुझे, 1,000 रुपए नहीं दिया ना, तो इसी 1,000 रुपए को क्या कहा जाता है, बैड डेट्स कहा जाता है। डेटर से ना मिलने वाली राशि को, डेटर से ना मिलने वाली राशि को ही क्या कहा जाता है, बैड डेट्स कहा जाता है। क्या क्लियर है आपको इतनी बात। सो क्या ये बैड डेट्स अकाउंटिंग का पीछा नहीं छोड़ता, तो क्या ये कंसाइनमेंट का पीछा छोड़ देगा, तो बिल्कुल ना जीना। ये इसने कंसाइनमेंट का भी पीछा नहीं छोड़ा, और ये आ चुका है आपके कहां पर, कंसाइनमेंट के अंदर, और ये चाहता है कि आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो। तो अब बात क्या होती है इस वजह, अब इस डेल क्रेडायर कमीशन को आप समझिए। अब राम है और श्याम है, बेचने का काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। अगर श्याम ने मान के चलो सेल्स किया, वो भी उधार पर कर दिया, क्रेडिट पर कर दिया, और जिसको उधार पर बेचा उस बंदे ने पैसा ही नहीं दिया, मतलब बैड डेब्ट्स करवा दिया। अब इस बैड डेब्ट्स का जिम्मेदार कौन, कंसाइनी तो बोलेगा ना, श्याम तो बोलेंगे भैया, कंसाइनी बोलेगा कि मालिक कौन इस सामान का, तो बोलेगा कंसाइनर, बोलेगा मैं। तो इस बैड डेब्ट्स का जिम्मेदार भी कौन, तो राम। ऐसा होगा क्या, तो नहीं होगा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसको डिसाइड करने के लिए इन्होंने कमीशन ही डाल दी डायरेक्ट, डेल क्रेडायर कमीशन। बोले कि कंसाइनी तुम बैड डेट्स देखो, बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, डेल क्रेडायर कमीशन दूंगा। तो अगर कंसाइनी को डेल क्रेडायर कमीशन मिला है, ये वाला कमीशन मिला है, तो बैड डेट्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कंसाइनी होगा। लेकिन अगर इसको डेल क्रेडायर कमीशन नहीं मिला है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसका रिस्पॉन्सिबल होगा राम। क्लियर है बात। अगर कंसाइनी को डेल क्रेडायर कमीशन दिया जाता है, अगर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है, तो समझ जाओ कि बैड डेब्ट्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंसाइनी है। लेकिन अगर नहीं दिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कंसाइनर होगा। मतलब बैड डेब्ट्स को बियर किसको करना पड़ेगा, कंसाइनर को करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको पूरी बातें क्या होगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। जैसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बड़े ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और क्लियर एक्सप्लेनेशन देता हूँ टॉपिक के बारे में। तो कोई डाउट नहीं होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछिए आप हमें, या तो फिर विजन अकेडमी नाम का जो हमारा ऐप है वहां पर जाइए और वहां के चैट बॉक्स में हमसे आप बात कर सकते हो। वहां पे आपको इसके नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और आज से वहां पर आपको हमसे बात भी करने को मिल जाएगा। तो ये चीजें हैं, आप कर सकते हो हमारे साथ बात। तो जैसे मैंने बोला था कि हम इसके 3 पार्ट बनाएंगे, तो हम आने वाले पार्ट्स में किसके बारे में बात करने वाले हैं वो भी हम आपको बता दे जाने से पहले। तो हम आपको कल बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वैल्यूएशन ऑफ कंसोल स्टॉक कैसे होता है, इनवाइस प्राइस गुड, इनवाइस जो इनवाइस प्राइस होती है गुड्स की,
हायर देन कॉस्ट कैसे भेजते हैं, लॉस ऑफ गुड्स के कैलकुलेशन के बारे में, और इंक्रीज के बारे में, किसके लॉस ऑफ स्टॉक की इंक्रीज के बारे में, लॉस ऑफ गुड्स की इंक्रीज के बारे में हम बात करेंगे। कल हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे और उसके बाद हम हमारे न्यूमेरिकल पार्ट को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ाई कर पाए अच्छे से। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में फिर।